आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही विवादित भी है। विवादित तो है। सत्ता, ताकत या इन्फ्लुएंस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से ही इंसानी दिमाग को अपनी ओर खींचते रहे हैं। बिल्कुल। और जब भी इन शब्दों का जिक्र होता है तो एक किताब का नाम हमेशा घूम फिर के सामने आ ही जाता है। रॉबर्ट ग्रीन की बेहद मशहूर और मैं तो कहूंगी कई मायनों में कुख्यात किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, वो किताब जिसने पूरी दुनिया में एक अलग ही बहस छेड़ रखी है। सही बात है। तो आज के इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस इस किताब के सिर्फ एक नियम पर होने वाला है। सिर्फ एक नियम, 10वां नियम। 10वां नियम, जो सुनने में ही काफी कठोर लगता है। एकदम सीधा और कठोर। नियम कहता है संक्रमण, दुखी या बदकिस्मत लोगों से बचें। अवॉइड द अनहैप्पी और द अनलकी। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव के लिए हमने जो सोर्स मटेरियल इकट्ठा किया है उसमें बुकी के डिटेल समरी नोट्स शामिल हैं जो किताब के हर पहलू को समझाते हैं। बुकी का बोर्ड्स बहुत काम के हैं। बिल्कुल। और साथ ही नैट इलियासन के बहुत ही शानदार नोट्स, ब्रुक नोएल जैसे पाठकों के एनालिसिस और एक बहुत ही तगड़ा काउंटर पर्सपेक्टिव भी है हमारे पास। वो लूसियो बफालमानो वाला आर्टिकल। हाँ, लूसियो बफालमानो का एक क्रिटिकल आर्टिकल जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर क्यों फेल होती है। ये आर्टिकल सच में बहुत आई ओपनिंग है ना? तो आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। इस 10वें नियम का पूरा डाइसेक्शन करना है हमें। क्या सच में बुरे भाग्य वाले या उदास रहने वाले लोगों से एकदम कट जाना चाहिए, या फिर क्या ये कोई बहुत बड़ी रणनीतिक समझदारी है, या सिर्फ एक ऐसी गलतफहमी जो आगे चलकर इंसान को बिल्कुल अकेला कर देती है? यही तो इस चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये इतिहास और इंसानी मनोविज्ञान का एक ऐसा डार्क निचोड़ पेश करती है जो अक्सर लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। बहुत अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि बातें बहुत बेबाक हैं इसमें। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है, किसी भी नियम को बिना सोचे समझे मान लेना कोई समझदारी नहीं है। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसके हर एंगल को परखा जाए। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वहां चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करना तो और भी जरूरी हो जाता है। एकदम सही बात है। इस 10वें नियम को भी सिर्फ सतह से नहीं बल्कि साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की कसौटी पर परखा जाएगा। एक तरफ ऑथर का दावा है कि ये नियम सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ वो क्रिटिक्स हैं जो इसे पूरी तरह गलत ठहराते हैं। हाँ। तो चलिए सबसे पहले इस नियम की गहराई में उतरते हैं। ये 10वां नियम आखिर है क्या, और ये किस तरह के इन्फेक्शन या संक्रमण की बात कर रहा है? संक्रमण शब्द ही ऐसा है जैसे किसी मेडिकल वार्निंग की बात हो रही हो। अवॉइड द अनहैप्पी और द अनलकी। सुनने में लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि भाई किसी संक्रामक बीमारी से बचकर रहो। हाँ, जैसे कोई वायरस हो। लेकिन यहाँ बीमारी कोई वायरस नहीं है। यहाँ बात हो रही है लोगों की भावनाओं की, उनके माइंडसेट की और उनके तथाकथित बुरे वक्त की। ब्रुक नोएल ने अपनी समीक्षा में इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिकोड किया है। मैंने भी पढ़ा वो। ब्रुक के अनुसार रॉबर्ट ग्रीन ये तर्क देते हैं कि भावनाएं बिल्कुल छुआछूत की बीमारी की तरह होती हैं। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजियन कहा जाता है। इमोशनल कंटेजियन, ये सच में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इंसान स्वभाव से एक सोशल प्राणी है। बिल्कुल है। और जाने अनजाने में हर कोई अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को सोख रहा होता है। एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हाँ, जिनके साथ हमेशा कुछ न कुछ ड्रामा चलता ही रहता है, तो उसका सीधा असर उस व्यक्ति के खुद के नर्वस सिस्टम पर पड़ने लगता है। तनाव बढ़ने लगता है, दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और किताब का तर्क ये है कि जो लोग लगातार असफलता या दुख के भंवर में फंसे रहते हैं, वे अक्सर अपने इस हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मतलब उनका अपना बर्ताव ही उन्हें डुबो रहा होता है। हाँ, उनका बिहेवियर, उनके डिसीजंस और उनकी आदतें ही उन्हें नीचे खींच रही होती हैं। और किताब ये भी तो कहती है कि दुख यानी मिजरी ऐसे लोगों के लिए एक आदत बन चुकी होती है। हाँ, वे एक तरह का केओस अट्रैक्ट करते हैं। उथल पुथल उनके आसपास हमेशा रहती है। और अगर कोई इंसान सहानुभूति दिखाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वे उस बचाने वाले को भी अपने साथ उसी भंवर में खींच लेते हैं। पानी में डूबते हुए इंसान वाली मिसाल कि अगर बचाने वाला सही से ना पकड़े तो डूबने वाला पैनिक में उसे भी साथ ले डूबता है। इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। बिल्कुल।
नेटालियन के नोट्स भी इसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उन्होंने सत्ता और सफलता के खेल के बारे में कुछ बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि इस खेल में सबसे कीमती चीज क्या है, वो है इंसान की अपनी ऊर्जा और उसकी मानसिक स्पष्टता। मेंटल क्लैरिटी, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है नेगेटिव लोगों के बीच। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के ड्रामे और उनके सेल्फ क्रिएटेड दुखों का बोझ अपने कंधों पर उठाता रहेगा तो उसकी अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। बुकी के सारांश में इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद को बचाने का सबसे अहम तरीका बताया गया है। और इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखना बहुत आसान है। बहुत आसान है। हर ऑफिस में, हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे एनर्जी वैम्पायर कहा जा सकता है। एनर्जी वैम्पायर, बिल्कुल। जरा उस स्थिति पे गौर किया जाए। सोमवार की सुबह है, कोई इंसान पूरे मोटिवेशन के साथ ऑफिस पहुंचता है। नया हफ्ता, नई शुरुआत। हाँ, और तभी कॉफी मशीन के पास वो कॉलीग मिल जाता है जिसका काम सिर्फ कंपनी की बुराई करना, बॉस को कोसना और अपनी जिंदगी की 100 परेशानियां गिनाना है। वो 15 मिनट की बातचीत। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की उस बातचीत के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर की सारी एनर्जी चूस ली हो, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो रॉबर्ट ग्रीन का ये नियम बहुत ही लॉजिकल लगता है। बहुत प्रैक्टिकल लगता है। ये सीधे तौर पे कह रहा है कि अपने मेंटल पीस को बचाओ और ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर भागो। डूबते हुए जहाज से अपनी लाइफ बोट निकालो और निकल लो। हाँ, अगर बात सिर्फ एनर्जी वैम्पायर्स तक सीमित होती तो ये नियम एकदम परफेक्ट था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, समस्या यहीं से तो शुरू होती है। क्या इंसानी जिंदगी और लोगों का बुरा वक्त इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या हर इंसान जो मुश्किल में है वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से मुश्किल में है? यहीं पर लूसियो बुफालमानो का वो आर्टिकल द 48 लॉज ऑफ पावर क्यों फेल होती है, एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल उठाता है। लूसियो का एक क्रिटिक इस पूरी थ्योरी को एकदम पलट कर रख देता है। उनका सबसे पहला प्रहार इस नियम के दूसरे हिस्से पर है। दूसरे हिस्से पर यानी अनलकी या बदकिस्मत लोगों से बचना? हाँ, लूसियो का ये पॉइंट वाकई बहुत जबरदस्त है। लूसियो साफ कहते हैं कि विज्ञान की दुनिया में भाग्य या किस्मत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सच में विज्ञान तो भाग्य को नहीं मानता। जिंदगी में कई बार ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। हाँ, मान लीजिए कोई बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, उसका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है और अचानक कोई ग्लोबल महामारी आ जाती है, जो हमने हाल ही में देखा भी है दुनिया भर में। बिल्कुल। या मार्केट क्रैश हो जाता है और उसका बिजनेस डूब जाता है। अब रॉबर्ट ग्रीन का 10वां नियम तो यही कहेगा कि ये इंसान अनलकी है, इसके ऊपर संकट के बादल हैं, इससे दूर हो जाओ वरना इसका बुरा वक्त तुम पर भी आ जाएगा। लेकिन क्या ये अप्रोच सही है? सिर्फ इसलिए किसी को छोड़ देना क्योंकि वो बाहरी हालात की वजह से गिर गया है? ये अप्रोच सिर्फ गलती नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक बेवकूफ़ी है। स्ट्रैटेजिक बेवकूफी, ये बहुत भारी शब्द है। और लूसियो इसे एक बहुत ही शानदार टर्म देते हैं, स्ट्रगलिंग विनर्स, यानी संघर्ष कर रहे विजेता। स्ट्रगलिंग विनर्स, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे अहम हिस्सा है शायद। बिल्कुल है। स्ट्रगलिंग विनर्स वो लोग होते हैं जो भीतर से बेहद टैलेंटेड हैं, उनका वर्क एथिक कमाल का है, लेकिन फिलहाल वो जिंदगी के एक बहुत ही खराब फेज से गुजर रहे हैं। और उनका ये खराब वक्त उनकी किसी खराब आदत या टॉक्सिक बिहेवियर का नतीजा नहीं है। नहीं, वो सिर्फ खराब परिस्थितियों का असर है। तो ल्यूसियो के मुताबिक ऐसे लोग असल में एक गोल्ड माइन यानी सोने की खदान के बराबर होते हैं। सोने की खदान, एकदम सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और एक क्रिटिकल थिंकर होने के नाते ये पूछना बहुत जरूरी है। क्या सवाल? कोई इंसान ये कैसे पहचानेगा कि सामने वाला व्यक्ति एक स्ट्रगलिंग विनर है या सच में कोई एनर्जी वैम्पायर जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो दोनों का बुरा वक्त एक जैसा ही नजर आता है। दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही फेल हो रहे हैं, फिर यह अंतर कैसे किया जाए? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही वो जगह है जहां असली समझदारी काम आती है। एक एनर्जी वैम्पायर और एक स्ट्रगलिंग विनर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है अकाउंटेबिलिटी और एक्शन, जिम्मेदारी लेना। हाँ, जो इंसान टॉक्सिक है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेगा। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा और ना ही हालात को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। वो बस शिकायत करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक स्ट्रगलिंग विनर अपने हालात की जिम्मेदारी लेता है। वो हार नहीं मानता, वो लगातार कोशिश कर रहा होता है। वो रोने धोने के बजाय सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। और यही फर्क समझना वाकई गेम चेंजर है।
तो लूसियो का तर्क ये है कि अगर कोई रॉबर्ट ग्रीन के नियम को आंख मूंद कर फॉलो करता है तो वो इन स्ट्रगलिंग विनर्स को भी बदकिस्मत मानकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। और ऐसा करके वो इंसान अपना ही भारी नुकसान कर रहा है। लेकिन क्यों? इन स्ट्रगलिंग विनर्स का साथ देने में ऐसा क्या फायदा है जो किताब की उस सेल्फ प्रिजर्वेशन थ्योरी पर भारी पड़ता है? मतलब अपना बचाव छोड़कर दूसरे की मदद क्यों की जाए इस पावर गेम में? इसका जवाब साइकोलॉजी की बहुत ही सॉलिड रिसर्च में छपा है। लूसियो ने अपने आर्टिकल में रॉबर्ट सियाल्डीनी और राइट के साइंटिफिक रिसर्च का हवाला दिया है। रॉबर्ट सियाल्डीनी इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। उनका रिसर्च एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बिहेवियर को सामने लाता है, रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता, लेन देन का मनोविज्ञान। हाँ, जब कोई किसी इंसान की उस वक्त मदद करता है जब वो अपने सबसे बुरे दौर में हो, जब उसके पास वापस देने के लिए कुछ भी ना हो, तो वहां एक ऐसा साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनता है जिसे किसी भी पैसे या पावर से खरीदा नहीं जा सकता। यानी जब पूरी दुनिया 10वें नियम को फॉलो करते हुए उस इंसान से दूर भाग रही थी और उस वक्त कोई आकर उसे सपोर्ट करे तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए एक वफादार साथी बन जाता है। बिल्कुल। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर है, ठीक है, उसकी कंपनी बुरी तरह डूब गई है, मार्केट में इसका कोई नाम नहीं बचा है, लोग उसे किनारा कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अनलकी फेज में है रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से। हाँ, अब उस वक्त अगर कोई इन्वेस्टर या कोई दोस्त उस पर भरोसा दिखाता है, उसकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है या उसे दोबारा खड़ा होने में मदद करता है, तो एक गहरा रिश्ता बन जाता है। और 5 साल बाद जब वो फाउंडर एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ बनेगा, तो क्या वो उस इंसान को कभी भूलेगा जिसने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था? कभी नहीं। वो वफादारी बुलेट प्रूफ होगी। एकदम बुलेट प्रूफ। वो वफादारी जिंदगी भर की होगी। ये तो द 48 लॉज ऑफ पावर की थ्योरी को पूरी तरह से चैलेंज कर देता है। पूरी तरह से पलट देता है। किताब कहती है कि खुद को बचाने के लिए डूबते हुए जहाज से दूर भागो, और साइंस कह रही है कि अगर उस डूबते हुए जहाज पर एक टैलेंटेड कप्तान है तो उसे एक लाइफ बॉय फेंक कर बचा लो, क्योंकि कल को वो पूरी जहाजों की फ्लीट का मालिक बन सकता है। और तब वो आपका सबसे मजबूत अलाय होगा, सबसे पक्का साथी। सटीक एनालॉजी है। द 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे बड़ी आलोचना इसी बात पर होती है कि ये किताब अक्सर शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन पर फोकस करती है। हाँ, मतलब तुरंत का फायदा कैसे निकाला जाए। ये सिखाती है कि लोगों का इस्तेमाल कैसे करना है और उनसे कैसे बचना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच एक इंसान को पूरी तरह से आइसोलेट कर देती है, अकेला कर देती है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से जुड़ेगा और किसी के जरा सा परेशान होते ही उसे अपनी जिंदगी से कट कर देगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। कोई भी ऐसे मतलबी इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। और बिना भरोसे के कोई भी पावर या सत्ता टिक ही नहीं सकती। तो अब इस पूरी चर्चा को एक तराजू पर रखते हैं। ठीक है। एक तरफ किताब का वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कहता है कि नेगेटिविटी से खुद को बचाओ, जो कि गलत नहीं है। अपनी मेंटल पीस बचाना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी तरफ लूसियो और साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो कहते हैं कि बुरे वक्त में अच्छे लोगों का साथ छोड़ने से बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता। दोनों अपनी जगह सही लग रहे हैं, है ना? हाँ, तो इन दोनों के बीच का ये जो विरोधाभास है, इसे असल जिंदगी में कैसे सुलझाया जाए? एक आम इंसान जो इस डीप डाइव को सुन रहा है, वो अपनी जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई करे? इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की चाबी है इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती समझदारी। हाँ, एक सच्चा लर्नर कभी भी किसी नियम को लकीर का फकीर बनकर फॉलो नहीं करता। उसे ये फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सच में टॉक्सिक है और कौन सिर्फ टेम्पररी डाउन है। मतलब 10वें नियम का इस्तेमाल एक ब्लाइंड रूल की तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका इस्तेमाल एक फिल्टर की तरह होना चाहिए। जो लोग सच में आपका खून चूस रहे हैं, जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं और जिनकी वजह से आपकी मेंटल पीस खराब हो रही है, उनसे दूरी बनाना 100% सही है। एकदम सही है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, केपेबल हैं और सिर्फ हालात के मारे हुए हैं, उनका साथ छोड़ना एक बहुत बड़ी भूल है। इस बात को कीथ फेराजी के उस मशहूर कॉन्सेप्ट से भी जोड़ा जा सकता है जिसका जिक्र लूसियो के लेख में भी आता है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एक मजबूत नेटवर्क आखिर कैसे बनता है? वो डरा धमका कर या लोगों को मैनिपुलेट करके तो नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। वो बनता है ऑनेस्ट कोऑपरेशन से, सच्ची साझेदारी से। जब कोई इंसान बुरे वक्त में किसी के साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा होता है,
बल्कि वो अपने खुद के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट तैयार कर रहा होता है। और यही बात सच्ची ताकत या ट्रू पावर को डिफाइन करती है। एकदम। रॉबर्ट ग्रीन का नियम शायद कुछ वक्त के लिए सिरदर्द से बचा ले, लेकिन लंबे समय में ये एक इंसान को ऐसे लीडर में बदल देगा जिसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं होना चाहेगा। क्योंकि सबको पता होगा कि जैसे ही उनका बुरा वक्त आएगा, ये इंसान उन्हें छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए खुद की ऊर्जा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके चक्कर में अपनी इंसानियत और अच्छे रिश्तों को खत्म कर देना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंथेसिस है, दोनों विचारों का एकदम सही बैलेंस। हाँ, आज के इस गहन विश्लेषण से जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि इन्फेक्शन या संक्रमण वाले नियम में एक सच्चाई जरूर है कि नकारात्मकता फैलती है, बहुत तेजी से फैलती है। अपनी मेंटल क्लैरिटी और ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सफलता की पहली शर्त है। ब्रुगुक नोएल और नैंट एलियासन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिना अपनी एनर्जी को बचाए कोई भी इंसान कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस नियम को हर इंसान पर लागू कर देना विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी, हाँ। लूसियो बफलमानो का क्रिटिक और रॉबर्ट सियाल्डीनी की रिसर्च इस बात का सबूत है कि बुरे वक्त में किसी होनहार इंसान का हाथ थामना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। एक लॉयल टीम और वफादार दोस्त तभी बनते हैं जब उनके बुरे वक्त में उन्हें अनलकी का टैग देकर खारिज नहीं किया जाता। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अब वक्त है उस एक सवाल का, एक ऐसा विचार जो इस डीप डाइव के बाद हर किसी के दिमाग में गूंजना चाहिए। वो सवाल क्या है? जरा इस सिचुएशन पर गौर किया जाए। मान लीजिए कि दुनिया का हर एक इंसान रॉबर्ट ग्रीन के इस 10वें नियम को एक अटूट कानून मान ले। सबके सब यही फॉलो करने लगे? हाँ, हर कोई अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए इतना जुनूनी हो जाए कि वो हर उस शख्स से किनारा कर ले जो किसी भी तरह की परेशानी, आर्थिक तंगी या दुख से गुजर रहा हो। लेकिन जिंदगी कभी भी एक सीधी लाइन में तो नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। बिल्कुल तय है। तो जब उस नियम को फॉलो करने वाले इंसान का खुद का बुरा वक्त आएगा, और ऐसा होना 100% तय है क्योंकि कोई भी इंसान अजेय नहीं है, कभी न कभी तो हर कोई गिरता है, तो उस वक्त क्या होगा जब वो खुद जिंदगी के उस अंधेरे दौर में खड़ा होगा जहां उसे सहारे की जरूरत है? तब उसके आसपास कौन होगा? शायद कोई नहीं। और उसने खुद हर मुसीबत में पड़े इंसान से दूरी बनाई है, तो क्या खुद को हर नेगेटिव चीज से बचाने की ये बेतहाशा जिद आगे चलकर उस इंसान की सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी नहीं बन जाएगी? बहुत गहरी बात है। क्या एक ऐसी सत्ता या ऐसी सफलता का कोई मोल है जहां इंसान के पास जश्न मनाने के लिए या रोने के लिए कोई एक भी सच्चा दोस्त ना बचे? यह एक ऐसी गुत्थी है जिस पर शांति से बैठकर विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सत्ता के नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि दुनिया को कैसे जीतना है, बल्कि ये भी तय करते हैं कि जीतने के बाद इंसान अकेला खड़ा होगा या अपनों के साथ।